देखिएगा, दो वीडियो आपको मिला। आज तो क्लास में ही हम लोग बात कर ले रहे हैं। दो वीडियो में एक था विधानसभा का इलेक्शन, एक था आपका लोकसभा का इलेक्शन। ये दो वीडियो हमने कर लिया। आज हम लोग करेंगे, टॉपिक है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब समझना पहले कि देश स्तर पे या राज्य स्तर पे सरकारें अपने पिछले साल के कामों का लेखा जोखा पेश करते हैं। यह एक दस्तावेज है। क्या है? एक दस्तावेज है, एक रिपोर्ट है। और रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने कितना काम किया, क्या उधारी रह गई, कहां तक प्रोग्रेस होगा, जीडीपी लेवल हो या राज्य की सकल उत्पाद लेवल हो, उसका क्या ब्यौरा है। ये पूरा ब्यौरा आता है। तो सारे स्टेट, सारे राज्य अपना इकोनॉमिक सर्वे देते हैं। इसमें ये बताते हैं कि राज्य सरकार को घाटा कितना हुआ। तो फुल डिटेल को हम समझेंगे कि इसमें ब्यौरा क्या क्या होता है और ये सारी चीजें। तो 2023-24 ये क्वेश्चन में हर साल पूछ रहा इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारा चीज आता है। इकोनॉमिक्स का तो लगभग पार्ट यही है, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। अगला हम लोग क्लास कर लेंगे बजट का। तो सबसे पहले समझिएगा 2023-24, जैसे आपको पता है कि अभी बिहार में जो सरकार है एनडीए की गवर्नमेंट है और नीतीश कुमार क्या है वहां पे सीएम है। उनके साथ एक मंत्रालय और दिया गया है एक व्यक्ति को, जिसको बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। तो ये जो रिपोर्ट पेश करने का काम है ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा वित्त मंत्रालय पेश करता है। तो जो वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनका नाम है सम्राट चौधरी। क्या नाम है? सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी ने इसको पेश किया। और एक चीज आपको बता दूं कि जब इन्होंने पेश किया तो यह जो रिपोर्ट है ये बिहार का 18वां सर्वेक्षण रिपोर्ट है। तो सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि नाम वो कौन सा व्यक्ति है जिसने रिपोर्ट पेश किया। क्या नाम है उसका? सम्राट चौधरी। और दूसरा नंबर क्या है? ये 18वां सर्वेक्षण रिपोर्ट है। अभी तक कितने रिपोर्ट पेश किए जा चुके हैं? 18। तो 18वां सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बताइए? सम्राट चौधरी। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए बताता हूं, जब बजट आती है बजट से एक दिन पहले इस रिपोर्ट को दिया जाता है ताकि लोग समझ सके कि पिछले साल जो सरकार ने वादे किए थे कि हम ये काम करने वाले हैं और नए जो आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या हैं, तो क्लियर किया जाता है। दूसरा बात है कि जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, इसको वर्तमान मूल्य पर और अस्थिर मूल्य पे इसको दिखाया जाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें वर्तमान मूल्य पर दिखाया गया है 15.5%। कितना है? 15.5%। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य की, बिहार राज्य की जीएसडीपी यानी सकल घरेलू जो उत्पाद है राज्य का, वो वर्तमान मूल्य पे कितना है? 15.5%। और अस्थिर मूल्य पे कितना है? 10.6%। तो दो आंकड़े हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको मिलेगा कि भैया अस्थिर मूल्य किसे कहते हैं, वर्तमान मूल्य किसे बोलते हैं। ये हो गया आपका करंट प्राइस। क्या हो गया? करंट प्राइस। और ये कौन सा प्राइस हो गया आपका? कांस्टेंट प्राइस। दो प्राइस पे हम निकालते हैं किसी भी राज्य के जीएसडीपी को। तो अगर वर्तमान मूल्य पे पूछे तो कितना परसेंट है? 15.5%। और अस्थिर मूल्य पे कितना? 10.6%। इसमें हम डिटेल से बातें करेंगे आगे। और 15.5% अगर बात करें तो बिहार की टोटल जीएसडीपी कितनी हो रही है? 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यानी इस राज्य का टोटल कमाई कितना होने वाला है? 7.5 लाख करोड़। तो 7.5 लाख करोड़ अभी तक का सबसे बड़ा रकम बिहार का ये माना जा रहा है कि बिहार में जो अनुमानित है कितना है? ये 7.5 लाख करोड़ है। और किस मूल्य पे अनुमानित है? वर्तमान मूल्य पे, करंट प्राइस पे। ये तो एक छोटा सा चीज हुआ आपको समझने के लिए। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो आपको समझना पड़ेगा डिटेल से। ये जो सेक्टर है, प्रश्न का सेक्टर है, आपको यहां से कई प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको मैं सारे को चर्चा करते हुए आपको बताते जाऊंगा कि कहां पे क्या होता है। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पे कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। यानी बिहार में जो लोग इनकम कर रहे हैं 2022-23 का जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट है कि बिहार के लोग कितना कमा रहे हैं। तो बताया गया कि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है 59,637। ये आय सालाना में गिनती करते हैं। कितना में गिनती करते हैं? सालाना में। और आपको यहां से प्रश्न मिलेगा ये वाला
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। अगर आप बिहार में हैं और बिहार में आप रह रहे हैं तो आपका आय कितना है सालाना, तो सालाना आय बिहारियों का कितना है 35,119 रुपए, और पिछले के तुलना में कितना परसेंट बढ़ा है 9.7%। तो ये एकदम याद कर लेना है। हम कैसे आय निकालते हैं, तो जितना देश की राज्य की कमाई हुई, टोटल इनकम, मतलब राज्य की जो इनकम है, कुल इनकम, इस इनकम में हम क्या करेंगे, जनसंख्या जो है राज्य की, उससे हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। अब ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति का आय 35,000 रुपए ही है, ये एक आंकड़ा निकला, सबको मिला करके प्रति व्यक्ति आय कितना है 35,119 रुपए। तो बोलिएगा कितना आय है 35,119 रुपया, ये वास्तविक आय है। अब मौद्रिक हिसाब से थोड़ा सा ये बढ़ जाता है 59,000, लेकिन प्रश्न बनने की संभावना कहां से होती है, वास्तविक आय से। ये लेटेस्ट डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, पुराने आप प्रैक्टिस सेट बना लोगे, पुराने हिसाब से डेटा होगा, गलत हो जाएगा, आपको इसके हिसाब से बनाना है। और एक चीज पूछा है, सबसे अधिक इनकम वाला जिला कौन सा, किस जिले के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो कौन सा आपका, पटना। तो पटना में प्रति व्यक्ति आय 1,14,541 है, मतलब दूसरे जिले की तुलना में पटना के लोग ज्यादा सुखी संपन्न है या नहीं है। पटना की जनसंख्या भी ठीक ठाक है, उसके बाद भी आय ज्यादा है। तो ये सीधा प्रश्न पूछेगा, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, पटना है। अगर ये नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा न्यूनतम सबसे कम कमाई वाला जिला कौन सा, प्रति व्यक्ति आय किस जिले के लोगों का कम है, तो शिवहर है, मात्र 18,000 रुपए। बताइए, ये आंकड़ा पूरे राज्य का 35,000 और शिवहर में 18,000 का ही आंकड़ा, मतलब ये और लेस है। मतलब शिवहर जिला में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी, शिवहर जिला में उससे कमाई का कोई तरीका नहीं होगा जहां से इनका जा सके। तो पहला चीज बताइएगा, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन सा है, शिवहर। तो दोनों को याद रखिएगा, शिवहर और पटना को। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले, ये 3 संपन्न जिले की हम बात करते हैं। अब 1, 2, 3 को हमने टॉप को देख लिया और लो को देख लिया। 1 पे तो पटना था ही, 1 पटना आपको मिला। 2 पे कौन है, बेगूसराय, और 3 पे कौन है आपका, मुंगेर। तो याद रखिएगा कि सबसे संपन्न जिला कौन सा बिहार का, पटना। 2 पे कौन सा है, बेगूसराय, और 3 पे कौन सा, मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, एकदम याद करके जाना है, पटना, बेगूसराय और कौन सा है, मुंगेर, याद हो जाएगा। चलिए, और सबसे गरीब जिले कौन से हैं, तो यहां पे मिला था ना शिवहर गरीब में, तो नीचे से शिवहर, अररिया और कौन सा, सीतामढ़ी। तो एकदम याद कर लेना है कि सबसे अमीर इधर से 1, 2 और 3 कौन था, यहां पे पटना। 2 पे कौन था, बेगूसराय, उसके बाद कौन है, मुंगेर। कौन है आपका, यहां पे आपका मुंगेर। तो 3 मिल गए टॉप। और सबसे गरीब में कौन है, शिवहर, दूसरा अररिया, तीसरा कौन सा, तीसरा आपका है सीतामढ़ी। चलिए, तो 3 जिले मिल गए गरीब वाले, यानी सबसे कम कमाई शिवहर का, सबसे अधिक कमाई पटना का। इसी आधार पे हमने एक चीज निकाल लिया, संपन्न जिले और गरीब जिले। मिला ना डेटा। आगे देखिएगा, आज डेटा कौन दिया है, इकोनॉमिक सर्वे दिया है, बिहार सरकार ने दिया है, बिहार सरकार का डेटा है। वो बता रहा पटना सबसे अमीर जिला है और सबसे गरीब जिला कौन सा है, शिवहर है। अब पटना के बाद कौन सा है, अररिया, अररिया के बाद कौन सा है, मुंगेर। मतलब 3 टॉप जिले हो गए। कभी भी लोग नहीं सोचते हैं अररिया और मुंगेर के बारे में टॉप 3 में, लोगों को लगेगा पटना होगा, आरा होगा, छपरा होगा या गया होगा, माइंड में तो ये सब आता है ना, लेकिन नहीं, ये सब नहीं, उनसे टॉप पर ये है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे भारत जो हमारा है, भारत को हम क्या किए हैं ना, इकोनॉमी की दृष्टि से 3 सेक्टर में बांट के रखे। हमने बांटा है, एक पहला प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कृषि और खनन से। क्या से होता है, कृषि और खनन को हम लेकर चलते हैं। एक होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, यानी जिसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में हम मेन देखते हैं किसको, उद्योग को। उद्योग है, विनिर्माण है, इनको हम देखते हैं, समझिएगा सीधा। और तीसरा में क्या देखते हैं, टर्शियरी, यानी सेवा क्षेत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, सेवा।
तो भारत में सबसे टॉप पर अभी कोई उद्योग है तो सेवा है, एक पे क्षेत्र में। इसका मतलब है कि भारत को सबसे अधिक कमाई किन क्षेत्र से हो रहा है? तो भारत को सबसे अधिक कमाई हो रहा है सेवा से, दूसरे पे भारत को कमाई हो रहा है उद्योग से, तीसरे में कृषि से। इसी को हम बिहार में देखेंगे डेटा वाइज कि बिहार का डेटा क्या बोलता है। बिहार का जो इनकम है, जो होने वाला आपने देखा कितना लाख करोड़, वो इनकम कहां से आ रहा बिहार को? तो अगर आप डेटा देखोगे ना साफ साफ, तो आपको दिखेगा जो बिहार का प्राथमिक क्षेत्र है, जो कृषि है, खनन है, इसमें 20% की कमाई देता है। ये कितना का कमाई देता है? 20%। मतलब टोटल बिहार स्टेट का जो जीडीपी है उसका 20 रुपया कौन दे रहा? 100 रुपया में कृषि दे रहा। चलो ठीक ठाक है भैया। द्वितीय क्षेत्र मतलब सेकेंड, जहां पे उद्योग अभिनिर्माण क्षेत्र है, जहां पे सारी इंडस्ट्री है, वो भी कितना कमाई देती है बिहार को? 20%। यानी बिहार का प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान क्या है? बराबर है। ऐसे याद कर लो। और दोनों कितना है? 20%। प्राइमरी कितना, सेकेंडरी कितना? अब दोनों पहले के तुलना में बढ़े हैं, तो ज्यादा कौन बढ़ा? प्राइमरी बढ़ा कि सेकेंडरी बढ़ा? सेकेंडरी बढ़ा। 6.8% वृद्धि हुआ इसमें, और इसमें कितना हुआ? 6.7%। मतलब लगभग बढ़े हैं, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ा? ये बढ़ा, बढ़ोतरी देखने को मिला। और तृतीय क्षेत्र 60% की भूमिका निभा रहा है, बहुत ज्यादा है। और ये कितना वृद्धि हुआ इसमें? 13% की। तो अब ऐसे समझिएगा, तृतीय क्षेत्र जो सेवा की बात करते हैं ना, जो आप होटल देखते हैं, रेस्टोरेंट देखते हैं, जो कोचिंग क्लासेस देखते हैं, जो हॉस्पिटल देखते हैं, इनको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र से बिहार की कमाई कितना है? टोटल 60% की। उद्योग से कमाई कितनी है? 20% की। और कृषि से कमाई कितनी है? 20% की। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या पता चलता है? तीनों में से सबसे अधिक वृद्धि किस सेक्टर का हुआ है? सेवा का, यानी तीसरा सेक्टर का। उसके बाद किसकी वृद्धि हुई है? सेकेंड का। और फिर किसका हुआ? तो नीचे से वृद्धि ज्यादा हुआ। अब आपको दे देगा सजाने के लिए, बताएं निम्न में से किस क्षेत्र में बिहार में वृद्धि इस बार ज्यादा रहा? और सही क्रम को पहचाने, और दे देगा एक क्रम में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, दो में दे देगा कौन सा? उद्योग क्षेत्र यानी सेकेंडरी क्षेत्र, और एक दे देगा प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र। तो आपको इसी लाइन को टिक करना है। वृद्धि आपको याद आ गया, परसेंटेज याद हो गया, ये याद करके आपको जाना है एग्जाम में, देखिएगा आपका काम हो जाएगा। आगे देखिएगा, मेन आंकड़ों पे हम बात कर रहे हैं। अब तो ये आंकड़े हो गए जो इन्होंने जारी किया था। अब यहां से हम कुछ चीजों पे आएंगे आंकड़ों के बाद। राज्य की वित्तीय व्यवस्था का बात करेंगे। राज्य की वित्त व्यवस्था यानी स्टेट फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो यहां पे कुछ आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे कि आखिर राज्य की वित्त व्यवस्था क्या है। देखिए, एक राज्य दो काम करता है। पहला चीज समझिएगा, एक राज्य कमाई करता है, और कमाई को फिर क्या करता है? व्यय करता है, खर्च करता है। इनकम, और इनकम आने के बाद क्या करता है? खर्च करता है। तो मैं आपको पहले यहां पे इनकम को दिखा देता हूं, उसके बाद खर्च को दिखाऊंगा। पेज आगे पीछे हो गया। देखिए, ये है, यानी जो सरकार कमाई कर रही है, ये कमाई कहां से हो रही है सरकार की? कैसे सरकार कमा रही है बिहार सरकार? तो सबसे पहले अगर हम देखें बिहार सरकार की कमाई को, हम देखेंगे कुल प्राप्ति को देखेंगे, तो ये रिपोर्ट बताता है कि बिहार सरकार की जो कमाई हुई है, वो कमाई दो प्रकार की है। पहली कमाई को हम बोलते हैं रेवेन्यू रेसिप्ट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रेसिप्ट, यानी राजस्व प्राप्ति। एक कमाई होता है राजस्व प्राप्ति से। दूसरी कमाई कहां दिखाई देती है इसकी? पूंजीगत प्राप्ति से, यानी कैपिटल गेन्स से। दो प्रकार की प्राप्ति यहां सरकार की। जैसे हम लोग भी कमाते हैं, तो कहां से कमाते हैं मालूम है ना? वही सरकार कहां से कमा रही है? तो सरकार अपने कमाई को कितने भाग में रखती है? दो भाग में। पहले भाग को क्या बोलते हैं? राजस्व प्राप्ति, और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति का अगर मतलब आपको समझना है, तो सिंपल से समझिएगा कि सरकार जो टैक्स से पैसा कमाती है, टैक्स से, जो भी बिहार स्टेट टैक्स लगाती है, टैक्स की पूरी कमाई को हम राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत गिनती करते हैं। और नन टैक्स भी कुछ आते हैं, उन नन टैक्सों में कुछ चीजें हैं, वहां से भी इनकी कमाई होती है, ठीक है। और कुछ गैर टैक्सेस से भी कमाई होती है। गैर टैक्स का मतलब हो गया, राज्य ने स्टम्प शुल्क लगाया, राज्य ने किसी पे फाइन लगा दिया, राज्य पुलिस ने किसी का चालान काट दिया, समझ रहे हैं ना? तो चालान क्या टैक्स है? नहीं। तो इस प्रकार से जो कमाई होती है इसको बोलते हैं गैर टैक्स। और जितना भी राज्य सरकार ने टैक्स लिया, साथ ही
सेंटर ने राज्य सरकार को जो अनुदान दिया, सेंटर केंद्र क्या करता है, बंटवारा करता है ना। सेंटर क्या करता है, जीएसटी का बंटवारा करता है राज्यों के साथ। तो जो जीएसटी का पैसा मिलेगा राज्य का हिस्सा, वो भी क्या आएगा, राजस्व प्राप्ति। साथ ही जो बिहार सरकार अपना टैक्स लेती है राज्य में, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, चाहे किसी भी सेक्टर से, तो वो राज्य सरकार का टैक्स में आया। और जो शुल्क लगा दिया किसी पे, किसी तरह का चीज कर दिया, उसको हम बोलते हैं गैर टैक्स, और ये है राजस्व प्राप्ति। तो बिहार सरकार की राजस्व प्राप्ति कितना रहा, 1.73 लाख करोड़। कितना राजस्व प्राप्ति है, 1.73 लाख करोड़। ये राजस्व प्राप्ति है इनके पूरे कमाई का, दोनों जो कमाई है, इस पूरे कमाई का 80.80%। तो सबसे अधिक कमाई इसका किससे हुआ, राजस्व प्राप्ति से। तो कितना परसेंट कमाया ये, 80 पॉइंट, समझ लीजिए 100 रुपया कमाया। 100 रुपया में 80 रुपया 80 पैसा इसको कहां से मिल गया, राजस्व से। मतलब टैक्सेस से, गैर टैक्सेस से, केंद्र सरकार से जो हिस्सा था या अनुदान था उससे मिला। तो ये कमाई का इसका जरिया हो गया। दूसरा कमाई का जरिया पूंजीगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, बस हम डेटा समझने तो काम नहीं चलेगा। तो पूंजीगत प्राप्ति में जैसे क्या होता है, इन्होंने कोई संरचना बनाया है, उससे इनको इनकम आ रहा है, या इन्होंने अपना कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेश कर दिया। कोई इसका अपनी कंपनी थी राज्य सरकार की, उसमें किसी प्राइवेट को कुछ परसेंटेज भेज दिया, तो जो पैसा आया उसको भी क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। साथ ही बहुत सारे पैसे हैं इसमें, सरकार ने कहीं बैंक में एफडी रखा है, अपना फिक्स डिपॉजिट रखा है, सरकार भी पैसा रखती है बैंक में। तो एफडी पे अगर सरकार को जो ऋण मिल रहा है, वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आती है पूंजीगत प्राप्ति। मतलब जहां सरकार ने पूंजी लगा रखा है और पूंजी से सरकार को जो इनकम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत। और यहां पे सरकार ने पूंजी नहीं रखा, या सरकार सीधा इनकम कर रहा, इसको बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत में आप देखिएगा कि जो कमाई है इनका पूंजीगत में, यह है 0.8 लाख करोड़। कितना है, 8 लाख करोड़। मतलब 1 लाख करोड़ भी नहीं है, आधा लाख करोड़ भी नहीं है, 0.48 लाख करोड़। और इधर कितना कमाई था, 1.73 लाख करोड़। सिर्फ किससे, राजस्व से। और ये पूरे राजस्व में हिस्सा कितना रखता है, ये कैपिटल गेन का 6.4%। और ये कितना था, 80.80। और फिर अन्य कमाइयां जो है उसको हम छोड़ के चल रहे, याद हो जाएगा। तो सरकार की कमाई कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक कमाई को क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्ति, जहां पे सरकार टैक्सेज या केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है, या सरकार कोई शुल्क लगा दे या किसी के ऊपर कोई जुर्माना लगा दे, यहां से ये पैसे प्राप्त हुए। यहां पे सरकार ने कहीं पैसा लगा रखा है, उन पैसों से जो सरकार को इनकम हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। तो बिहार सरकार को ज्यादा पैसा कहां से प्राप्त हो रहा है, राजस्व से। राजस्व टोटल पैसा कितना प्राप्त हुआ, 1.73 लाख करोड़। ये कितना है टोटल का, 80.80%। और यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 0.8 लाख करोड़। ये कितना है, मात्र 6.4%। क्लियर है। अब थोड़ा सा इतना तो पैसा आया, 1.73 लाख आ गया। अब खर्चा करेगा ना, तो खर्चा जो करेगा, अब खर्चा पे आते हैं, देखिएगा। इसी को हम बोलते हैं राजस्व जो आया। अब खर्चा कहां कर, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अगर हम कहीं पूंजी लगाएंगे जहां से इनकम जनरेट हो सके, उसको क्या बोलेंगे, पूंजीगत व्यय। और ऐसा पैसा जहां लगाएंगे जहां से राज्य सरकार को 1 रुपया वापस नहीं आने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय। ये पैसा जहां भी सरकार खर्च करेगी, ये पैसा सरकार को वापस नहीं आएगा, इस पैसा पे सरकार को कोई परसेंटेज नहीं मिलेगा, वो है राजस्व व्यय। मतलब सरकार ये अपने काम में पैसे लगाएगी, अपने लोगों के पीछे पैसा लगाएगी, अपने ऑफिस, अपने स्टाफ को पेमेंट करेगी, पुलिस का पेमेंट हो, मास्टर का पेमेंट हो, जो लोग काम कर रहे हैं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका पेमेंट हो, या रक्षा को लेकर के कुछ पेमेंट हो, ये सारा पेमेंट यहां पे जाएगा। या कोई भवन बनाना हो, कोई प्रशासनिक खर्चा करना हो, ये सारा चीज यहां पे जाता है। तो अगर हम देखा जाए, राजस्व व्यय टोटल कितना है, 1.84 लाख करोड़। और कमाई कितनी थी टोटल, 1.73 लाख करोड़। खर्चा कितना कर रहा है, 1.83 लाख करोड़। और इधर कितना खर्चा कर रहा है, 0.8। ये तो बराबर कर दिया, लेकिन यहां पे खर्चा ज्यादा हो गया कमाई से। इसी को हम क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा। जितना इनकम है
उससे ज्यादा खर्चा कर रहे तो क्या हो गया, आपने कर्जा लिया कहीं से। तो सरकार कर्जा लेके जो खर्चा करती है उसी को हम बोलते हैं राजस्व घाटा। तो राजस्व व्यय पता रहेगा और राजस्व आय पता रहेगा तभी तो घाटा बता पाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे कमाल, इसका कमाल देखिएगा यहाँ पे क्या कमाल है इसका कमाल यही है कि राजस्व व्यय जो है सरकार का वो है टोटल 1.84 लाख करोड़, यानी टोटल खर्च का कितना 79.3%। ये परसेंटेज आपको याद करना ही करना है, यानी कितना परसेंट राजस्व व्यय है 79.3%। और सर्वाधिक खर्च कहां करता है, सबसे अधिक मान के चलिए राज्य सरकार खर्चा कर रहा है, यहां भी 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 कर रहा है, ढेर सारे सेक्टर है। तो सबसे अधिक खर्चा कहां करता है, सामाजिक सेवा में, यानी अपने कुल कमाई का 48% कहां खर्चा कर दिया, सामाजिक सेवा। और सामाजिक सेवा में शिक्षा भी है, गरीबों के लिए कुछ चीजों को फ्री करना, गरीबों को सब्सिडी देना, ये सामाजिक सेवा में सबसे अधिक खर्चा करता है। साथ ही दूसरा खर्च कहां पे है, आर्थिक सेवा के अंतर्गत। तो सरकार का दो खर्चा याद कर लीजिएगा, सबसे अधिक खर्चा किस सेवा में है, सामाजिक, दूसरा खर्चा कहां है, आर्थिक। ये राज्य सरकार का खर्च हुआ। अब कैपिटल टैक्स कितना खर्च कर रहा है, अब इससे क्या करेगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा, कुछ काम करेगा, किसी को ऋण देगा, ये जो खर्चा करेगा ना इसमें सरकार का इनकम आएगा। बात समझ रहे हैं, इसमें सरकार इनकम जनरेट करेगा, इसमें सरकार को इनकम आएगा नहीं, ये खर्चा हो गया, सारे विभाग में चला गया। अब आपको पेमेंट दिया सरकार, तो क्या आप सरकार को पैसा दीजिएगा वापस, नहीं, बात खत्म हो गया। यहां पे सरकार किसी को ऋण दिया तो सरकार पैसा लेगा ना उससे, बस यही चीज है। तो पूंजीगत व्यय इसको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब डेटा आपको याद करना है, समझाते हुए मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बता दिया कुल प्राप्तियां। अब देखिएगा मैंने क्या बोला, जितना कमाई था उससे औकात से बढ़ के हमने खर्चा कर दिया। तो कहीं तो कर्ज लेके करेंगे ना, कर्ज नहीं भी लिया, मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो क्या बोलते हैं, घाटा हो गया, इसी को बोलते हैं राजस्व घाटा। तो देखिएगा सरकार का राजस्व घाटा कितना है, तो यहाँ पे डेटा है आपका राजस्व घाटा का, जो आपको बता रहा है कि सरकार का जो राजस्व घाटा है वो है, ये है 1.5%। जीडीपी का कितना है 1.5%। जो राज्य का एसडीपी है, जो राज्य की जीडीपी है, ये गलत है डेटा, 1 कितना खर्चा है 1.5% ये खर्चा है टोटल, याद रखिएगा घाटा। ये डेटा पूछेगा बिहार सरकार का राजस्व घाटा कितना प्रतिशत, 1.5%। ये पैसा में है 11,288 करोड़, इतना घाटा है, मतलब इतना जितना कमाई था उससे ज्यादा खर्चा किया। दूसरा चीज, उधारी कितना लिया, जो राज्य सरकार का उधारी है, उधारी अभी है राज्य सरकार का 48,284 करोड़, यानी पूरे जो राज्य सरकार की कमाई है उस कमाई का 6.4% उधारी है इसका, ये है, ठीक है। ऋण चुकौती, जो इसको ऋण चुकाना है, कितना चुकाना है 14,351 करोड़। अब टोटल बकाया राज्य सरकार पे कितना, ये टोटल बकाया बिहार सरकार पे, बिहार सरकार टोटल कर्जा में इतना है 2,93,307 करोड़ बिहार सरकार पे कर्जा है, कर्जा लेकर राज्य चल रहा है। उसी प्रकार से देश के बजट का बात करेंगे तो देश में भी हम लोग का कर्जा है, देश में भी खूब कर्जा है, ये सारी चीजें होती है। कैमरा चल रहा है ना, ठीक है। तो ये सारे खर्चे होते हैं यहां पे। आगे देखिएगा, अब जहां से प्रश्न पूछता है, थोड़ा थोड़ा हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लेंगे, अलग अलग सेक्टर को थोड़ा सा देख लेंगे। देखिएगा, एक सेक्टर हम बात करें, चावल, गेहूं और मक्का, तीन फसल यहां पे आपको, चावल, गेहूं, मक्का, तीन फसल की हम बात कर रहे हैं। इनके उत्पादन हेतु 5 कृषि कर्मणकार पुरस्कार मिला। कृषि के लिए पुरस्कार है जिसको क्या बोलते हैं, कर्मणकार पुरस्कार बोलते हैं। तो 5 पुरस्कार मिल चुका है बिहार को अभी तक। लेकिन कौन सी फसल को उगाने के लिए, चावल, गेहूं और मक्का, याद कर लीजिएगा कौन सा फसल के लिए, चावल, गेहूं, मक्का के लिए पुरस्कार मिला। पूछेगा कर्मणकार पुरस्कार किस फसल के लिए बिहार को मिला, चावल, गेहूं, मक्का। चावल गेहूं तो याद ही रहेगा, साथ में मक्का कर देना है। और याद रखिएगा कितने बार मिल चुका है, 5 बार। 5 कृषि पुरस्कार इसको मिल चुका है अभी तक। कितना मिल चुका है, 5 बार। अब थोड़ा सा कुछ है यहां पे, शुद्ध बुआई क्षेत्र, बिहार में जो बुआई का क्षेत्र है, ये 21-22 का रिपोर्ट है।
50.7 लाख हेक्टेयर भूमि है, यानी 50.70 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ पे बुआई होती है फसलों की, ठीक है। सकल सिंचित क्षेत्र जो सिंचित हो पाता है, कितना हो पाता है? 37.38 लाख हेक्टेयर ही सिंचित कर पाते हैं, ठीक है। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 22 का रिपोर्ट है, टोटल अनाज कितना उत्पादन हुआ है? 197.36 लाख टन। इसको याद कर लीजिएगा, राज्य में टोटल खाद्यान्न का उत्पादन कितना है? ग्रेन का उत्पादन कितना है? 197 लाख टन उत्पादन है, ठीक है। अब इसमें धान उत्पादन कितना है? 78.72 लाख टन, ठीक है। तो राज्य में सबसे अधिक फसलों में किसका उत्पादन है? दो चीज हमें दिखाई दे रहा, देख लीजिएगा टॉप। सबसे ज्यादा धान का उत्पादन है, और धान का उत्पादन कितना है? 78.72 लाख टन, और गेहूं का उत्पादन कितना है? 66 लाख टन। पूछा जाएगा बिहार में सबसे अधिक किस फसल को उगाया जाता है? उपज किसकी हो रही है? तो चावल की। सेकंड पे कौन सा है? गेहूं है। डेटा थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन इतना याद रखिएगा चावल सबसे ज्यादा उपज होती है, और उसके बाद किसका होता है? गेहूं का। अगर दूध के उत्पादन का बात करें तो 125.3 लाख टन दूध का उत्पादन है। साथ ही अंडा देख लीजिए, 327.43 करोड़ अंडा उत्पादन होता है हर साल। अब कितने खाते हैं अंडा, सोच लीजिए। आज जितिया के दिन में अंडा का बात कर रहा हूं, बात नहीं करना चाहिए लेकिन पढ़ाई है। जितिया है आज, माँ लोग, जितिया का महत्व बहुत है ना। जितिया समझते हैं ना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में जितिया का महत्व बहुत ज्यादा है। जितिया का मतलब होता है एक माँ भूखे प्यासे रह कर के लिए बच्चों के लिए भगवान को मनाती है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे, मेरे बच्चों के ऊपर कोई कष्ट ना आए। ये माता का रोल है जीवन में। और हम मिडिल क्लास वाले माँ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ को कभी हम लोग नहीं बोलते लव यू माँ। पिता को कभी नहीं बोलते हैं लव यू पापा, कभी गले नहीं लगाते हैं। प्यार बहुत करते हैं, हायर फैमिली में लव यू और गले भी लगते हैं, तो उनका कल्चर है। हमसे होगा ही नहीं। हम लोग जिस जनरेशन के लोग हैं, माता को लव यू नहीं बोलने आता, बट प्यार करने आता। और जितिया के दिन माता का पैर तो छूना ही छूना चाहिए। आपकी ब्लेसिंग के लिए आपकी माँ पूजा कर रही है, हमारी माँ पूजा कर रही है। और कितना भी कष्ट में होते हैं लोग तो पूजा करते ही करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लज्जा वाले लोग हैं, लव यू बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। प्यार है, अब लव यू बोलने से ही प्यार साबित नहीं होता, तो कोई बात नहीं, जाएंगे माता के ऊपर पैर छू लेंगे, नहीं छुए होंगे तो। हम लोग की संस्कृति तो यही है। चलिए खैर, जितिया से हटते हैं, अंडा से याद आ गया था। राज्य में कुल मछली उत्पादन कितना है? तो 8.46 लाख। अब खाली अंडे और मछली आ रहा। आगे देखिएगा, अब ये पॉइंट आपको याद करना है, ये वाला, ये VBI है, देख लीजिएगा। राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ? चावल का। लेकिन चावल में कौन से जिले नंबर 1 है? 2 पे और 3 पे है। तो नंबर 1 कौन है? रोहतास। नंबर 1 कौन है? बोलिए, रोहतास। 2 पे कौन है? औरंगाबाद। 3 पे कौन है? कैमूर। तो ये टॉप 3 जिले हैं जो चावल उगाते हैं। ये प्रश्न मिल सकता है। बिहार में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाले 3 जिलों का नाम बताइए। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। देख लीजिए, अब तीनों अलग अलग क्षेत्र में, कैमूर रोहतास तो एक साइड है, बट औरंगाबाद बिल्कुल अलग है। चलिए आगे देखिएगा, सबसे अधिक दाल कौन उत्पादन कर रहा है? तो दाल में देखिए पटना 1 पर है, कभी सोचे भी नहीं हम लोग। पटना नंबर 1 दाल उत्पादन करने में। 2 पे कौन है? औरंगाबाद। और 3 पे, सॉरी, अच्छा दाल पे आ गए औरंगाबाद, और कौन है? नालंदा। कोई बात नहीं, गेहूं बाद में देख लेंगे। पटना, औरंगाबाद और नालंदा दाल में आगे हैं। और हम झारखंड से क्या है? करीब है, झारखंड से करीब है। आपको औरंगाबाद पहले मिल जाता है, नालंदा में फिर मिलता है आपको, और पटना भी है। पटना तो सब जान रहा है। तो दाल में नंबर 1 कौन है? पटना। 2 पे कौन है? और 3 पे कौन है? नालंदा। और साथ में अगर गेहूं की बात कर ले हम लोग, तो गेहूं में आपको कौन दिख रहा है नंबर 1? रोहतास, चावल में भी और गेहूं में भी। कैमूर चावल में 3 पे था, लेकिन गेहूं में 2 पर है। और कैमूर के साथ कौन है? भोजपुर है। आज बिहार के मैप पे आप देखिएगा, तीनों आपको आसपास ही नजर आएंगे। बिहार के मैप पे देखिएगा, और वहां पे हम टिक कर लीजिएगा कि गेहूं के उत्पादन में तीनों आसपास हैं, रोहतास, कैमूर और भोजपुर। ये गेहूं में नंबर 1 है। बताओ गेहूं में नंबर 1 कौन है? बताओ सलोनी। रोहतास। चलो ठीक है। चावल में कौन है? रोहतास। नंबर 1 तो याद रखना है, चावल में नंबर 1 रोहतास, गेहूं में नंबर 1 रोहतास, और दाल में पटना।
चावल गेहूं में 2 जिले मिल जा रहे हैं आपको, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। लेकिन जब गेहूं की बात करते हैं कैमूर थोड़ा पहले आ जाता है, कैमूर पहले आ जाता है, रोहतास के बाद कैमूर, और कैमूर के बाद एक नया आ जाता है कौन, भोजपुर। और इधर में कौन हो गया आपका, पटना, औरंगाबाद, नालंदा। तो ये डेटा है, डेटा आपको याद करना, ठीक है। और मैं बता देता हूं तीनों बीबीआई है। ऐसे प्रश्न बार बार बिहार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो बिहार, आपको बिहार के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कौन सा जिला में ज्यादा चावल उत्पादन है, किस जिला में गेहूं उत्पादन है, किस जिला में अंडा है, किस जिला में क्या, तो फिर तो आपके पास समस्या है, आप कैसे काम करोगे। जिस प्रांत को आप नहीं समझ पाओगे वो प्रांत आपको काम क्यों देगा, तो आपको एग्जाम के माध्यम से छाट देगा। उस प्रांत को आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा उद्योग क्षेत्र, कृषि के थे डेटा, उद्योग में देखिएगा राज्य उद्योग विकास हेतु प्रस्ताव 1934 में पारित हुआ था। ये हम आ गए उद्योग में, ये एक प्रस्ताव पारित हुआ था, इसको अभी छोड़ देते हैं। प्रस्ताव ऑफर अमाउंट ये है आपका, ये विकास के लिए अमाउंट है। अब हम इस डेटा को देखेंगे मेनली। पर्यटक, जो पर्यटक हैं बिहार में, कितने पर्यटक आए टोटल, 254.17 लाख पर्यटक। ये इनकम नहीं है, पर्यटक आए हैं, ये है, यहां पे मिसप्रिंट है, ठीक है। बिहार में टोटल पर्यटकों की संख्या कितनी है, 2.17 लाख, ये पर्यटक बिहार आए, इनकम काट दे रहा हूं। तो बिहार में पर्यटक बहुत जिलों में आते हैं, घूमते हैं, उससे राज्य का क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। तो ये पर्यटक आए हैं। और सरकार ने एक नई पर्यटन नीति लाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2023 से 28, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एकदम गारंटेड, ये यहां से इस बार पीटी में क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यटन नीति के अंतर्गत, गारंटी है मेरा। 2024 में अगर ये एग्जाम हुआ नवंबर में, तो आपको नई पर्यटन नीति से प्रश्न मिलेगा, क्योंकि बिहार में पर्यटन काफी आगे है। नालंदा बहुत खूबसूरत जगह पर्यटन के लिए, नालंदा में अभी बन के तैयार किया हुआ, दोबारा यूनिवर्सिटी को दोबारा तैयार किया गया है। तो प्रश्न आपको नालंदा के आसपास से पर्यटन नीति में जो जगह है आपको पूछ सकता है। आप देखिएगा चीनी उत्पादन, टोटल चीनी उत्पादन हुआ 62.7 लाख टन क्विंटल, ये हुआ चीनी उत्पादन, 62.74 लाख। अब एक इन्होंने मैप जारी किया है 2023 से 28 के लिए, यह है चतुर्थ कृषि रोड मैप। तो आपसे पूछेगा कि बिहार सरकार ने इस बार कौन सा कृषि के लिए मैप जारी किया है, 4th नंबर का। और ये मैप कब तक का वैलिड है, 23 से 28। तो एक बार आपका काम है इस मैप को भी देखना, चतुर्थ कृषि मैप को देखना आपका काम है। तो ये है आपका इंडस्ट्री से। अब श्रम से लेबर के लिए श्रम सहभागिता दर बिहार में 50.9% है। लेकिन अगर हम बात करें श्रम संख्या का अनुपात, कितने लोग उसमें से काम कर रहे हैं, तो 48.7% लोग ही काम कर रहे हैं, श्रम में, नियोजन में है। और उद्योग 4.0 के लिए टाटा टेक के साथ काम किया जा रहा है, ठीक है, टाटा टेक के साथ काम किया जा रहा है। उद्योग 4.0, लोगों को बहुत कुछ उद्योग के बारे में सिखाना है। इसके लिए किस कंपनी को साइन किया गया, टाटा टेक्नोलॉजी को। किसको किया गया, टाटा टेक्नोलॉजी को उद्योग 4.0 बोल करके इंडस्ट्री बेस्ड, टेक्निक बेस्ड सब चीज करने के लिए टाटा को दिया गया। तो ये भी बहुत अच्छा काम किया सरकार ने कि टाटा को रखा यहाँ पे। तो ये डेटा थे आपके आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ डेटाज, जहां से आपको उम्मीद है कि प्रश्न बनेंगे। इस चैप्टर, इस पेज से प्रश्न आपको बन सकते हैं, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, यहां से बन सकते हैं, यहां से भी बन सकते हैं, ये भी प्रश्न बनेंगे, यहां से तो बनेंगे प्राथमिक द्वितीय 20-20-20 60, 20-20-20 60, सिंपल सा चीज है। और देख लेना सब कुछ कि सबसे अधिक कमाई किस जिले में है, तो हमने बात किया पटना में। सबसे कमाई कहां कम है, तो शिवहर का कमाई कम है। टॉप 3 में हमने किसको रखा, पटना, बेगूसराय को रखा था, कंफर्म हो, पक्का बताइए, बेगूसराय था। देखिए पटना, बेगूसराय, मुंगेर, एकदम परफेक्ट सही, डरना नहीं है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। और सबसे कम में किसको रखा था, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। तो 3 को हमने सबसे कम में रखा। सीताजी नीचे है, शिव जी भी नीचे हैं और सीताजी भी नीचे है। बस ऐसे याद रखना, कमाई में शिव जी भी कम है और सीताजी भी कम है। तो 2 तो मिल ही गए, शिव और सीता कमाई में कम है। और शिव और सीता के बीच में कौन है, अररिया। शिव सीता के बीच में कौन है, अररिया। बात खत्म, कमाई याद हो गया सबसे कम का। और ज्यादा में कमाई तो बस पटना, तो याद रखना कि पटना ज्यादा कमाएगा ही कमाएगा। सेकेंड वाला याद कर लो बेगूसराय, और थर्ड वाला याद कर लो मुंगेर। तो
पीबीएम, पीबीएम अधिक कमा रहा। बिहार में अधिक कौन कमा रहा? पीबीएम। कौन कमा रहा? पीबीएम। पटना, बेगूसराय और मुंगेर। काम खत्म हो गया। SAS, शिव और सीता के बीच में अररिया। ऐसे याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। टेक्निक लगाओ, तकनीक लगाने से सब चीज याद हो जाएगा। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको चला जाएगा और डिटेल में चला जाएगा पीडीएफ, और इसको अपलोड कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इतना ही।